इंडिया में ड्राई चिली सीड मार्केट कितना साइज का है बाय वॉल्यूम एंड क्वांटिटी? अगर हम ड्राई रेड चिली की बात करते हैं तो लगभग 400 साढ़े 400 करोड़ का ये मार्केट सीड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। मार्केट क्रैश होने का मतलब है कि प्राइस टॉप से लगभग 60% तक डाउन हो गया। कुछ क्रॉप में तो 70% तक डाउन हुए। डीडी और 341 ये काफ़ी पुराने हाइब्रिड हैं और ख़ास तौर पर इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। फार्मर का सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है सर? कोई एक मिस्टेक जो मेरे हिसाब से अंधाधुंध पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मर। आपका R&D लैब से लेके एक फार्मर लेवल पे एक सब्सटेंशियल स्केल पे जाने के लिए कितना साल लगता है? सामान्य तौर पर हमारा ऐसा मानना है कि 7 से 10 साल लग जाते हैं अगर कोई एक नए कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके वो वैरायटी को डिलीवर करने में। 10 साल लगे। जैसे मैंने आर्मर के लिए बात किया कि हमने जब डिसाइड किया कि वायरस रेजिस्टेंट हाइब्रिड लाना है तो 2011 या 12 में हमने प्लान किया और 2018 या 19 में जाकर के हमने उसको डिलीवर किया। हर साल डीडी का एरिया कम होते जा रहा है, इस पे क्या कर रहे हैं सर आप लोग? ऑयल इंडस्ट्री को हर चीज़ एक्सट्रीम चाहिए, स्पाइस इंडस्ट्री को मीडियम चाहिए और जो फुल फ्रूट का है उसमें अपीयरेंस चाहिए। सीड डिसाइड्स यील्ड, यील्ड डिसाइड्स अराइवल्स, अराइवल डिसाइड्स प्राइजेस और प्राइजेस डिसाइड करता है मार्केट। मगर इनका सबसे बेस है हमारा सीड इंडस्ट्री। नमस्कार, मैं हूं बसवराज स्पाइस एक्स्ट्रा से। स्पाइस एक्स्ट्रा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे स्पाइसेस कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा है। आज हम बात करेंगे ड्राई चिली का सीड्स मार्केट के बारे में। हम लोग जब भी ड्राई चिली का बात करते हैं तो हम लोग प्राइजेस, अराइवल्स, एक्सपोर्ट डेटा का देखते हैं, मगर उसका सबका फाउंडेशन है सीड इंडस्ट्री। तो आज हम लोग ड्राई चिली का सीड इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ है विवेक पचौरी जी जो BASF न्यूमेंस के साथ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विवेक जी से कि वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और अपना कंपनी BASF न्यूमेंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बसावराज जी, पहले तो हमें आमंत्रित करने के लिए। और मैं थोड़ा सा पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आज डिस्कशन में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, कंपनी का कोई इससे लेना देना नहीं है। बढ़िया सर। मेरा नाम विवेक कुमार पचौरी है और लगभग 23 साल से मैं सीड इंडस्ट्री में हूँ। डिफरेंट ज्योग्राफी में और डिफरेंट रोल में मैंने काम किया है। आज के समय में एज ए वैल्यू चेन मैनेजर काम कर रहा हूँ, इंडिया पूरा देखता हूँ। और BASF नोनहेम्स एक मल्टीनेशनल सीड कंपनी है जो लगभग 110 साल पुरानी है। भारत के अलावा हम कई देशों में काम करते हैं। भारत में भी हमारी जर्नी लगभग 30 साल पुरानी है। BASF नोनहेम्स अपना खुद का रिसर्च, अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स करती है। हम मुख्यतः 6 फसलों में यहाँ पे ब्रीडिंग का काम करते हैं। टमाटर, मिर्ची, लौकी, करेला, भिंडी और इसके अलावा तरबूज। इसके अलावा कुछ फसलों के बीज हम अपनी ही नोनहेम्स इंडिया नोनहेम्स ग्लोबल से लेकर के यहाँ पर बेचते हैं, जिसमें कैरेट है। अनियन में हम लोगों ने पिछले 2012 में काम स्टार्ट किया था और अभी उसके भी नए प्रोडक्ट्स आने चालू हुए हैं। सो हम बीज का सप्लाई भी करते हैं और पोस्ट सेल सर्विसेज फार्मर्स को देते हैं, ताकि हमारा उद्देश्य है कि ऐसे भी करके एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी को हम डेवलप करें। सस्टेनेबिलिटी से तात्पर्य हम इस तरह के बीज दें जो लंबे समय तक फार्मर्स को फ़ायदा दे सकें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई थिंक एक बड़ा अच्छा फाउंडेशन रखा आपने। अभी थोड़ा हमारे को थोड़ा सीड मार्केट का साइज़ और इसका पर्सपेक्टिव चाहिए था। ये सीड मार्केट कितना बड़ा है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो मैं पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडिया में ड्राई चिली सीड मार्केट कितना साइज़ का है बाय वॉल्यूम एंड क्वांटिटी, प्राइस के वाइज? हाँ, एक्चुअली भारत में सीड इंडस्ट्री का कोई भी ऑथेंटिक डाटा नहीं अवेलेबल है।
लोगों ने एस्टिमेशन के बेसिस पर अपने अपने डाटा हैं, लोगों का अपनी अपनी समझ है। अगर हम ड्राई रेड चिली की बात करते हैं तो लगभग 400 साढ़े 400 करोड़ का ये मार्केट सीड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ मार्केट हाइब्रिड का है ना सर? हाइब्रिड Okay. की मैं बात करूँ, जहाँ भी मैं बात करूँगा बिना ये क्लासीफाई किए तो आप समझ सकते हैं कि ये हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। लगभग 400 साढ़े 400 करोड़ के आसपास का ये मार्केट है सीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 80 मीट्रिक टन के आसपास का मार्केट है। ये वेरी करता है, कभी कभी फेवरेबल कंडीशन में ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, और अगर प्राइस अच्छे नहीं हैं या किसी और क्रॉप में फार्मर शिफ्ट होते हैं तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। हालांकि टोटल अगर हम मिर्ची के मार्केट की बात करते हैं तो लगभग 130 टन का मार्केट हम एक कैलकुलेट करते हैं, 10% प्लस माइनस आप समझ सकते हैं। और जो टोटल मिर्ची का मार्केट इंडिया में है उसमें से 30 से 35% हरी मिर्च के लिए लोग ग्रो करते हैं, जो ज़्यादातर नॉर्दर्न पार्ट काफ़ी डोमिनेट करता है महाराष्ट्र तक। और ड्राई रेड चिली की बात करते हैं तो 3 स्टेट्स बहुत डोमिनेंटली हैं, आपका एपी, तेलंगाना, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। अभी कुछ सालों से गुजरात भी बढ़ गया है। तो ये एक छोटा सा इंडस्ट्री के साइज़ के बारे में मैंने आपको बताया। बढ़िया सर, जस्ट ब्रीफ करूँगा तो आप बोलते हैं हाइब्रिड मार्केट बाय वैल्यू 450 CR का है सर, और जब क्वांटिटी वाइज देखते हैं तो 130 मेट्रिक टन समझ सकते हैं, उसमें 80 टन हाइब्रिड का है और 50 टन ओपी का वैरायटी। नहीं, 80 टन के आसपास ड्राई रेड चिली के लिए यूज होता है। Okay. ये माना जाता है कि मार्केट फ्रेश ग्रीन के लिए होता है। Okay. और 65-70% के आसपास ड्राई रेड चिली के लिए होता है। बढ़िया। इसमें हमने अभी ओपी को कंसीडर नहीं किया है। ओपी का कुछ अंदाज है सर, कितना मेट्रिक टन होता है? एक्चुअली वैसे जो ड्राई रेड चिली ग्रोइंग एरिया है उसमें ओपी का मार्केट काफ़ी कम हो गया है। केवल 2 मार्केट अभी भी ऐसे हैं जहां ओपी का मार्केट अभी भी बहुत अच्छा है या बहुत ज़्यादा है। एक बैडगी सेगमेंट जिसमें आप जानते हैं कड्डी और डब्बी बैडगी जो वैरायटीज़ हैं वो ओपी वैरायटीज़ हैं, और अभी भी उनमें बहुत ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। सो कर्नाटका का जो हुबली और बैडगी के आसपास वाला एरिया है ये अभी भी पूरी तरह से ओपी में है। अगर हम इसको अलग अलग डाटा है लेकिन एक 1.5 लाख हेक्टेयर के आसपास हम इसको मान के चलते हैं कि इतना एरिया है जो कि ओपी में अभी जाता है। दूसरा एक वैरायटी है 334 करके जो गुंटूर एरिया में बिकती है, उसका काफ़ी बड़ा मार्केट है देखा जाए तो, क्योंकि अभी भी कंज्यूमर एंड से उस वैरायटी की काफ़ी अच्छी डिमांड है, तो वो वैरायटी अभी भी चलती है। तो ये 2 मार्केट को छोड़ करके बाकी की जगह ओपी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी जाती, मे बी लेस देन 5% आप कंसीडर कर सकते हैं। बढ़िया सर, तो मैं एक ब्रीफ करता हूँ सर। बाय वैल्यू वाइज हाइब्रिड मार्केट का ड्राई चिली में 450 क्रोर्स है सर, और जब हम लोग क्वांटिटी वाइज देखते हैं तो रेड चिली ड्राई 80 मेट्रिक टन और 50 मेट्रिक टन ग्रीन चिली बोल सकते हैं सर। ओपी वैरायटी आई थिंक ये 2 वैरायटी में ही बचा है, एक तो हमारा बैडगी हुबली एरिया का और दूसरा है 334 सेगमेंट का। बढ़िया है सर। सर और एक क्वेश्चन, अभी 1 मेट्रिक टन बीज जब बेचते हैं ना वो कितना एकड़ को फुलफिल करता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये ज्योग्राफी वाइज बड़ा अलग अलग है। हाँ सर। सामान्य तौर पर 1 एकड़ में 6 से 7 हज़ार पौधों की ज़रूरत होती है। सही सर। सो आप ये कह सकते हैं कि अगर 10 ग्राम सीड में 2000 के आसपास बीज होते हैं, 1800 से 2000, ये डिपेंड करता है कि अगर सीड बोल्ड है तो फिर 1800, 1500 से 1800 के बीच में होगा, और अगर बीज छोटा है तो 2000 के आसपास बीज होते हैं। सो अगर 10 ग्राम में इतना है तो 40 से 50 ग्राम सीड ही काफ़ी होता है, लेकिन फार्मर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीड एक्स्ट्रा डालता है। सो ये एक देखा गया है कि अगर जहाँ पर नर्सरी आज की डेट में ज़्यादा प्रचलित नहीं है वहाँ पर 100 से 125 ग्राम या 150 ग्राम बीज डालता है फार्मर 1 एकड़ के लिए। हाँ। और जहाँ पर नर्सरी हैं, चूँकि वो सीडलिंग्स ग्रो करते हैं, वहाँ पर सीड रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ 7-8 हज़ार पौधे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो 10% 15% मोर्टेलिटी वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए रख के चलते हैं। तो अगर 7000 पॉपुलेशन उनको मेंटेन करना तो वो 8-8.5 हज़ार पौधों को ग्रो करते हैं, ताकि अगर 10% के आसपास 15% मोर्टेलिटी होती है या कभी कुछ और करना होता है तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। दूसरी बात होती, तो पहला तो हो गया कि नर्सरी ग्रो कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट घर पे लोग ग्रो कर करके लगा रहे हैं, तो वो फ़र्क पड़ता है। दूसरा होता है कि अलग अलग एरिया में सॉइल की कंडीशन अलग अलग है। अगर हैवी सॉइल है तो नंबर ऑफ प्लांट्स पर एकड़ कम हो जाते हैं।
और यदि सॉइल थोड़ी सी कमज़ोर है तो प्लांट पॉपुलेशन फार्मर बढ़ा देता है। सो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ 10 से 12 हज़ार भी पौधे डालते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से लोग बताया जाता है कि 6 से 7 हज़ार भी पौधे 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। सो अब 1 एकड़ इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा वेरिएशन आ जाएगा क्योंकि नर्सरी के लिए अलग होगा, घर में नर्सरी डाल रहा है तो अलग है, अगर कहीं डायरेक्ट सोइंग करा रहे हैं तो और भी ज़्यादा सीड लगता है। लेकिन ये बात सही है कि धीरे 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 सीड रेट कम होता जा रहा है क्योंकि लोग नई टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। ज़्यादातर एरिया नर्सरी में कन्वर्ट हो गया है और फार्मर भी अगर घर पे भी ग्रो कर रहे हैं तो वो अपने यहाँ भी छोटा सा सेट तैयार करके और उसमें नर्सरी तैयार कर रहे हैं, कोकपीट के द्वारा ट्रे में सीडलिंग्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो मोटा मोटा समझ सकते हैं 1 टन सीड से 10,000 एकड़ समझ सकते हैं क्या? अगर आप 100 ग्राम सीड पर एकड़ के हिसाब से लेके चलते हैं तो आप तो जब आप 80 मेट्रिक टन हाइब्रिड होता है बोले तो 8 लाख एकड़ का ऐसा समझ सकते हैं हम लोग एक ब्रॉड से। ओके बढ़िया सर। सर अभी अगर आप ये उतना मुझे भी मालूम है सर, डेटा उतना अवेलेबल नहीं है, अगर आप स्प्लिट अप करना चाहते कि हाइब्रिड और ओपी वैरायटी बोले तो हमारा बैडगी सेगमेंट हो गया या फिर 3-4 सेगमेंट का, इसका स्केल देखा जाए तो कितना एरिया में ये ग्रो होता है, कितना एरिया में ओपी वैरायटी ग्रो होता है, इसे कैसा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कुछ नंबर्स में? देखिए अभी तक इंडस्ट्री की जो समझ है उसके हिसाब से एकड़ वाइज और वॉल्यूम वाइज दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एकड़ वाइज रहे क्योंकि एकड़ वाइज हम देखें तो अगर हम 8 लाख एकड़ का अगर ये मान चलते हैं ड्राई रेड, सही है सर, ड्राई रेड को अगर हम लेके चलते हैं 8 से 9 लाख एकड़ के आसपास हो जाता है और उसमें से 1.5 लाख ये पकड़ते हैं और 334 का जो भी एरिया है मतलब अलग अलग डाटा है उसके, अगर हम 1 लाख भी पकड़ लेते हैं एक कैलकुलेशन के लिए तो 2.5 लाख के आसपास ही होता है। सो 9 लाख एकड़ और 2.5 लाख एकड़ का अंतर समझ सकते हैं इसी से कि लगभग 20% से ज़्यादा अभी नहीं है। लेकिन प्रोडक्शन में इसका शेयर बहुत कम है। सही है सर, क्योंकि हाइब्रिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो उतने ही एकड़ में हाइब्रिड का प्रोडक्शन ज़्यादा है और ओपी का प्रोडक्शन काफ़ी कम है, खासतौर पर बैडगी और इसमें तो बहुत ही कम होता है। एक एग्जांपल मैं ही बताता हूँ सर, हुबली एरिया में 5 क्विंटल आया तो बम्पर पीक बोलते हैं, बहुत अच्छा यील्ड माना अभी आपका रहता है 2-2 टन पर एकड़ रहता है, तो वो तो डिफरेंस है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं अगर 20% होगा ओपी वैरायटी जो ओरिजिनल वैरायटी और 80% हाइब्रिड है, 80 से ऊपर ही हाइब्रिड हो गया ये एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, क्वांटिटी के वाइज नहीं। सही है, बढ़िया सर। सर जब आप रीजनल लेवल पे मतलब स्टेट वाइज देखते हैं, कौन सा स्टेट ज़्यादा हाइब्रिड की तरफ जा रहा है लग रहा है आपको ड्राई चिली इंडस्ट्री? स्पष्ट तौर पे हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एपी तेलंगाना में बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 334 वाला एरिया अगर छोड़ देते हैं तो पूरा हाइब्रिड ही हो गया है। मध्य प्रदेश में 100% हाइब्रिड है। मध्य प्रदेश में आप चाहे निमाड़ वाला एरिया देखें या फिर कुक्षी मनावर में तरफ देखते हैं, वो पूरा का पूरा आप बड़वा, सनावद, खरगोन, खंडवा और इधर आप कुक्षी, मनावर, धार, धामनोद सब जगह जाते हैं तो 100% हाइब्रिडाइजेशन है। गुजरात में भी 95% के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन है। आप कर्नाटका में एक सोच सकते हैं कि जहां अभी भी हाइब्रिडाइजेशन केवल आपका बेल्लारी और ये वाले पार्ट में है, बाकी का हुबली और इस एरिया में पूरा का पूरा भी ओपी ही जा रहा है ज़्यादातर। हुबली, बागलकोट, बीजापुर ये 3 जगह मेरे हिसाब से ओपी है पूरा, और बाकी का इधर बेल्लारी की तरफ काफ़ी हाइब्रिड हो गया है अभी। सो हम अगर देखते हैं रीजन वाइज तो एपी तेलंगाना ऑलमोस्ट हाइब्रिड पे पहुंच गया है, 334 वाला सेगमेंट छोड़ दें। एमपी पूरा हाइब्रिडाइजेशन पे चला गया है, गुजरात में ऑलमोस्ट पूरा हाइब्रिड है। बढ़िया इंसाइट था सर। अभी इस साल का सीज़न के बारे में बात करेंगे, 25-26। इस साल प्रोडक्शन जितना हमारे को चाहिए उतना नहीं हुआ था सर, तो आपके तरफ से हम लोग समझना चाहते हैं क्यों हुआ ऐसा बोल के। देखिए मार्केट की एक विशेषता है जिसको हम डिमांड और सप्लाई का रूल कहते हैं। कभी भी मार्केट में डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होगा तो प्राइस डाउन होगी, और जैसे ही प्राइस डाउन होते हैं फार्मर्स अल्टरनेट क्रॉप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, सो एक्रेजेस कम होते हैं। अगर हम पिछले 5-7 साल का डाटा उठा करके देखते हैं तो 2020 से 2024 तक लगातार खास तौर पर साउदर्न पार्ट में ड्राई रेड चिली का मार्केट बढ़ता गया, यानी एक्रेजेस बढ़ते गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में फसल उगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, वहाँ पर वायरस का प्रॉब्लम था
और डिमांड अच्छी आ रही थी, मतलब इंटरनेशनल मार्केट से भी और डोमेस्टिक मार्केट से भी। सो धीरे धीरे प्राइस तेज़ी से बढ़ते गए और प्राइस एवर हाईएस्ट पहुंच गए। सो जब प्राइस बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है किसान मोटिवेट होते हैं और वो नए एरिया में भी क्रॉप को डाल देते हैं। सो धीरे धीरे ये प्रोडक्शन करीब 27-28 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। भारत का जो एवरेज प्रोडक्शन रहता है वो 20 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता है। सो वो 6-7 लाख 8 लाख इन्वेंट्री एक्स्ट्रा बिल्डअप होती रही। शुरू के सालों में तो क्या हुआ कि कोल्ड स्टोरेज बढ़ रहे थे, ट्रेडर्स लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में था। सो ज़्यादा मटेरियल आने के बावजूद वो ज़्यादा मटेरियल खरीदते थे, अच्छे प्राइस दे रहे थे और पूरा का पूरा कोल्ड स्टोरेज में रखते जा रहे थे। लेकिन एक सर्टेन लेवल पर जाकर के वो इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो गई कि प्राइसेस वहाँ से क्रैश होना चालू हुए। सो 2024 में भी प्राइस काफ़ी नीचे आए, मतलब करेक्शन आया 25-30% का। सो इसीलिए आप देखेंगे 2024 का मार्केट भी निगेटिव रहा। अगर एक मार्केट से तात्पर्य है कि सोइंग पैटर्न निगेटिव रहा। सही है सर। और जैसे ही 2024 में एकरेजेस घटे लेकिन पर यूनिट यील्ड बहुत अच्छा आ गया। तो जब पर यूनिट यील्ड अच्छा आ गया उसके दो कारण थे, एक तो बहुत अच्छी वैरायटीज़ बिकी जिनका पर यूनिट यील्ड बहुत ज़्यादा है, दूसरा क्लाइमेटिकली बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन रही जिससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा आया, तो उसने लगभग उसको कंपनसेट कर दिया जो एकरेजेस डाउन हुए। सो 2024 में जो 25 में प्रोडक्शन आया वो भी काफ़ी अच्छा आ गया। इसलिए 2025 में एकदम पूरी तरीके से मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश होने का मतलब है कि प्राइस टॉप से लगभग 60% तक डाउन हो गया। कुछ क्रॉप में तो 70% तक डाउन हुए, मतलब कुछ वेराइटीज़ का। उसका नतीजा ये हुआ कि फार्मर्स को क्रॉप ग्रो करना किसी भी तरीके से प्रॉफिटेबल ही नहीं रहा। सो इसीलिए 2025 में एकरेजेस ऑलमोस्ट इंडस्ट्री का मानना है कि 24 की तुलना में लगभग 50% मार्केट डाउन हुआ। अलग अलग वेराइटी में ये आंकड़ा अलग अलग है, कुछ वैरायटी में 40% हुआ, कुछ में 30% हुआ, कुछ में 60% भी हुआ, पर एवरेज मानना है कि 50% के आसपास एकरेजेस डाउन हुए। इसलिए वो साइकिल फिर होती है कि जब सप्लाई घट गई तो डिमांड बढ़ी। और इसी बीच में क्या हुआ कि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया से हॉट पेपर का। सो चाइना ने ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी, जब प्राइसेस बहुत नीचे हुए तो डबल क्वांटिटी इंपोर्ट की, लगभग 3.5-4 लाख मीट्रिक टन उन्होंने इंपोर्ट कर लिया। सो जो इन्वेंट्री थी फिर ख़त्म हो गई। सो आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 महीने से प्राइसेस फिर अप हुए। तो ये एक साइकिल है, चाहे आप 24 का देखें, 25 का देखें या 26 का मार्केट, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। बढ़िया है सर। सर जब आप बोलते फार्मर जब उसको वैल्यू ड्राई चिली में इंटरेस्ट नहीं है तो अल्टरनेट क्रॉप में जाता है, तो कौन सा अल्टरनेट क्रॉप मानते हैं सर फार्मर को? कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, ये तीनों, और एमपी का भी पकड़ सकते हैं सर। एक स्टेट का बोल सकते हैं क्या सर अल्टरनेट क्रॉप टू ड्राई चिली क्या करते हैं फार्मर लोग? एक्चुअली पिछले 2-3 साल में ये ट्रेंड देखा गया है कि अल्टरनेट क्रॉप के रूप में 2 क्रॉप बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। एक मक्का और दूसरा खास तौर पर मतलब कॉर्न है ना? कॉर्न है। ओके। हाँ, मक्का मतलब कॉर्न या मेज आप कह सकते हैं। सही है सर। और गुजरात में खास तौर पर ग्राउंड नट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मेज बढ़ने के पीछे 2 ही रीज़न है कि क्रॉप की लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, फार्मर को ग्रेन के अलावा अपने पशुओं के लिए फॉडर भी मिल जाता है, प्राइजेस बहुत अच्छे थे, 2500 रुपये 2700 रुपये कुंटल तक प्राइस गए, हालांकि अब तो वो 2000 के आसपास आ गए। सो बीच में प्राइजेस बहुत अच्छे थे, क्रॉप छोटी थी, इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, रिस्क कम था। सो कॉर्न की तरफ यानी मेज की तरफ फार्मर गए, प्लस ग्राउंड नट की तरफ गए, बाकी का कुछ एरिया में पल्सेस की तरफ भी लोग गए हैं। और जहाँ जहाँ पैडी का प्रोडक्शन होता है, खास तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पैडी मतलब धान का प्रोडक्शन होता है सीड का, उस एरिया में भी थोड़ा सा पैडी की तरफ भी लोग मूव हुए। सो इन क्रॉप्स में वो एकरेजेस बढ़ जाता है। सर इसमें कॉटन और टोबैको का भी इम्पैक्ट रहता है लगता है सर? टोबैको का 1 साल इम्पैक्ट अच्छा आया था। टोबैको के प्राइजेस चूँकि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी क्रॉप, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में टोबैको के प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए थे। तो फार्मर सीधी सी बात, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि जिस क्रॉप के प्राइस ज़्यादा अच्छे होते हैं फार्मर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। सो 1 साल
टोबैको में, ख़ास तौर पर आपके गुंटूर सराउंडिंग मार्केट में बहुत तेज़ी से टोबैको बढ़ा था। कॉटन का मार्केट जहाँ तक कि है 4-5 साल से कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। वो एक स्टेबल मार्केट है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन के प्राइजेस बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं हैं और किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसमें, इसलिए कॉटन ज़्यादा नहीं रिप्लेस कर पा रहा है हॉट पेपर को। बढ़िया सर। जब अल्टरनेट टू ड्राई चिली बोलते हैं तो एमपी में कॉर्न आप पकड़ते हैं, हम मैं थोड़ा सोयाबीन भी पकड़ता हूँ। सोयाबीन भी है। गुजरात में ग्राउंडनट सही है, मूंगफली, और हुबली एरिया में पल्सेस जो मूंग है सर। यस। और बागलकोट बीजापुर में दाल का अच्छा चल रहा है। Correct. पैडी तो आप कृष्णा बेसिन सही है, आंध्रा और टोबैको भी वही उस तरफ ही है। कॉटन थोड़ा थोड़ा एक साल हर जगह से लेता है, कहीं थोड़ा प्लस होता है कहीं माइनस होता है, पर ओवरऑल बहुत ज़्यादा कॉटन में। और 1-2 साल में रायचूर एरिया में कॉटन का अच्छा, फिर बैक टू कॉटन को आ गए। देखिए क्या होता है, जोग्राफिकली फार्मर ये कैलकुलेट करता है कि किस क्रॉप में उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर मिलने वाला है। अगर वो मिर्ची से मिलेगा तो वो मिर्च की तरफ जाता है, अगर कॉर्न में मिल रहा है तो कॉर्न की तरफ जाएगा, अगर किसी एरिया में कॉटन से भी मिल रहा है तो कॉटन की तरफ चला जाता है। तो अभी हम लोग BASF न्यूमेंस के बारे में बात करना चाहेंगे सर आपसे। आप और लाइट डाल सकते हैं कि आपका कंपनी क्या कर रहा है बाकी इंडस्ट्री लीडर्स से अलग, और कैसा आपका ग्रोथ साइकिल है, और क्या हम नया चीज़ आप कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के लिए सर। देखो, अगर हमें 2 पार्ट में बांटूं, एक पहले कि कंपनी की स्ट्रैटेजी किस तरह से हम काम करते हैं, और दूसरा कि क्रॉप स्पेसिफिक क्या काम कर रहे हैं। सो जैसे स्ट्रैटेजी के लेवल पे हम बताएं आपको, हम पूरी इंडस्ट्री से हट के 2 काम कर रहे हैं। पहला, हम बेस्ट प्रोडक्ट तो डिलीवर कर ही रहे हैं, दूसरा हम बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि BASF ननहेम्स में हम लोग सस्टेनेबिलिटी वाला पार्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी फार्मर इस साल मिर्ची में है और पता चला कि उसको हम प्रॉपरली सर्विस नहीं दे पाए और उसकी वजह से वो मिर्ची छोड़ के फिर दूसरी जगह जाता है। हम चाहते हैं कि जिस फार्मर को हम अगर हम बीज बेच रहे हैं तो फिर हम उसको सर्विसेज के उस लेवल तक लेके जाते हैं कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, उसका मिनिमम एक्सपेंसेस हो। इसके लिए हमारे पास पूरी इंडिया में एक टेक्निकली क्वालिफाइड टीम है जो लगातार फार्मर्स के कांटेक्ट में रहती है और उनको समय समय पर, चाहे वो पेस्टिसाइड से रिलेटेड हो, फर्टिगेशन से रिलेटेड हो, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में हो, रेगुलर उनको ट्रेनिंग देती रहती है, उनको बताती रहती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरा, जैसे ननहेम्स शायद एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने बहुत प्रोएक्टिवली वैल्यू चेन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, और इस डिपार्टमेंट का काम है कि वो मार्केट प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को। यानी कि अगर आप ये वैरायटी ग्रो कर रहे हैं तो इसका मार्केट कहाँ है इंडिया के अंदर भी, जैसे कि हम ट्रेडर्स को कनेक्ट करते हैं, प्रोसेसर्स को कनेक्ट करते हैं, सुपरमार्केट टीम्स को कनेक्ट करते हैं, एक्सपोर्टर्स को कनेक्ट करते हैं फार्मर्स के साथ, ताकि फार्मर्स को पूरा मार्केट मिले। और नॉट ओनली इन इंडिया, इवन ग्लोबली लेवल पर भी किसी चीज़ का मार्केट कहाँ है ये हम कनेक्ट करते हैं, जो हमें लगता है कि शायद इंडस्ट्री में इतना एग्रेसिवली कोई कंपनी नहीं करती जितनी कि ननहेम्स करती है। दूसरा, हमने पोर्टफोलियो के लेवल पर अगर हम आते हैं तो हमारा पूरा फोकस इस समय है कि हम ऐसी वैरायटी डेवलप करें जो इनपुट ट्रेड्स और आउटपुट ट्रेड्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो। इनपुट ट्रेड्स का मतलब होता है ऐसे ट्रेड्स जो कि फार्मर्स के लिए बेनिफिट हैं। फार्मर्स के लिए मतलब यील्ड ज़्यादा देने वाला हो, वो वैरायटी मल्टीपल डिजीज़ रेजिस्टेंस रखती हो, किसी भी तरीके और एडवर्स कंडीशन में भी उसको ग्रो किया जा सकता हो, यानी कि टेम्परेचर बाकी की चीज़ों के फ्लक्चुएशन का उसके ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट पड़ता हो। सो ये इनपुट ट्रेड्स में हम पिछले कई सालों से मल्टीपल डिजीज़ रेजिस्टेंस हाइब्रिड डाल रहे हैं। जैसे हॉट पेपर के केस में आर्मर हमारी पहली वैरायटी थी जो कि LCB के लिए एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस दिखा रही थी। इसके बाद हमने बहुत सारी वैरायटीज़ डाली, रॉयल है, एटॉमिक्स है, रैली रेड है। ये सारी वैरायटीज़ वायरस को लेकर के, एंथ्रेक्नोज को लेकर के, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू के लिए हाईली रेजिस्टेंट हाइब्रिड्स हैं। सो कहने का मतलब ये है कि डिजीज़ पार्ट को हम बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके से फार्मर के खर्चे को कम करना चाहते हैं और कंज्यूमर को सेफ प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं। अब आते हैं हम आउटपुट ट्रेड्स पर। हम चूँकि वैल्यू चेन डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या है ये तो हम इंडस्ट्री को बताते ही हैं, मार्केट को ग्रोअर से कनेक्ट करते हैं। हम
एक ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आगे चल के कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बॉस कंज्यूमर ही है ना। सो कंज्यूमर को किस तरह की वैरायटी चाहिए, उसके हेल्थ के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से, उसके चॉइसेस के हिसाब से, डाइवर्सिटी के हिसाब से। सर जब आप कंज्यूमर बोल रहे हैं यहाँ पे स्पाइस कंपनीज ही बोल रहे हैं ना आप? कंज्यूमर बोल रहे हैं हम, लास्ट कंज्यूमर जो हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। ओके सर। सो जब क्योंकि बाकी की चीज़ें सब देखो, इस पूरी वैल्यू चेन में बाकी के सारे स्टेक होल्डर्स इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट स्टेक होल्डर्स हैं। सो सीड कंपनी से लेकर के लास्ट कंज्यूमर जो घर में बैठ करके हमारी माताएं बहन हमारे प्रोडक्ट को उपयोग कर रहे हैं, अगर हम ड्राई रेड की बात करें तो जो पाउडर घर में जा करके उपयोग हो रहा है, उनकी पसंद क्या है, उन्हें कैसा पाउडर चाहिए और उनकी हेल्थ के लिए वो सेफ़ है कि नहीं। इसलिए हम आउटपुट ट्रेड्स में, जैसे हम मिर्च की बात करें तो आस्था कितना होना चाहिए, SHU कितना होना चाहिए, रिटेंशन कितना होना चाहिए, पिगमेंटेशन का कॉम्बिनेशन किस तरह से होना चाहिए, ऑयल कंटेंट्स कितना होना चाहिए, वो टेक्निकल पार्ट्स भी देखते हैं। और फिर दूसरा अपीयरेंस कितना होना चाहिए। और हम ऐसी वेराइटीज़ दे रहे हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं, सो उनमें नेचुरली फार्मर कम स्प्रे करेगा। सो एक तरह से देखा जाए कि रेसिडुअल इम्पैक्ट भी कम से कम होगा उन वैरायटीज़ में। सो उस तरह से हम उनके हेल्थ के लिए भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उनके हेल्थ को भी ध्यान में रखते हैं। सो जैसे मैंने सस्टेनेबिलिटी पार्ट की बात की, सो सस्टेनेबिलिटी हमारी प्रायोरिटी हर पार्ट में रहती है, फार्मर के लेवल पर भी, ट्रेडर के लिए भी क्योंकि रेगुलर सप्लाई हो, और कंज्यूमर के लेवल भी क्योंकि उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। बढ़िया सर, बहुत इंटरेस्टिंग। सो ये दोनों पार्ट में हम कवर करते हैं। बढ़िया सर। सर अभी आपका वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे, ड्राई चिली वैरायटीज़। और बाय द वे, जब आप BSF न्यूमेंस का, मुझे अभी मालूम है आप 3 साल पहले मेरा ऑफिस को आए थे, हुबली ऑफिस को, एक 4-5 लोग टीम आके, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप एज अ BSF कंपनी लाइक यू वांट टू इंटरेक्ट विद द इकोसिस्टम, वो एक बहुत खुशी हुआ था सर। आई थिंक उस वक्त से आपका पूरा टीम के साथ मैं अभी भी जुड़ा हूँ, ये बहुत खुशी का ही बात है सर मुझे। अभी आपका वैरायटीज़ पे जाते हैं सर। मुझे भी मालूम नहीं था, हम लोग बहुत सालों से थोड़ा मिर्ची वैरायटी यूज़ कर रहे थे, आपका है बोल के मालूम नहीं था। एक 3 वैरायटी है जो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री को सबको मालूम रहेगा, जैसे DD, DLS भी बोलते हैं हम लोग, दूसरा है US 341 और तीसरा है आर्मर। तो इन तीनों वैरायटी का थोड़ा जर्नी भी आप बता सकते हैं, कब शुरुआत हुआ था? ये बहुत क्योंकि DD एक कल्ट फिगर है सर मेरे हिसाब से। मेरा पिताजी DD का ट्रेडिंग में मेरे अर्ली 2000 से स्टार्ट किया होगा। वो एक बैडगी मिर्ची छोड़ के ये बहुत वैल्यू क्रिएट किया। आफ्टर बैडगी मिर्ची दूसरा अगर कोई वैरायटी बोलते तो मेरे पिताजी यही बोलते हैं, DD। उतना वैल्यू क्रिएट किया, कस्टमर्स के साथ और अच्छा रिलेशनशिप बढ़ने में अच्छा ये किया। तो तीनों का थोड़ा जर्नी बता सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल। DD और 341 ये काफ़ी पुराने हाइब्रिड हैं और ख़ास तौर पर इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। दोनों के ही कलर वैल्यू मीन जिसको हम आस्था कहते हैं और हीट वैल्यू जिसको SHU बोलते हैं का कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन है कि जो घरों में पाउडर यूज होता है, ज़्यादातर ब्रांड इन दोनों वेराइटीज़ का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। सो ये दोनों ही बहुत पुरानी, लगभग 20 साल से ज़्यादा पुरानी वेराइटीज़ हैं। तो 2002-3 में स्टार्ट हुआ था क्या सर ये? लगभग आप दोनों ही वैरायटीज़ को आप ऐसे ही मान सकते हैं कि लगभग 20 साल से ज़्यादा पुरानी वैरायटीज़ हैं और ये अभी भी मार्केट को लीड करती हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा ना, सस्टेनेबिलिटी, वो यहाँ भी लागू होता है क्योंकि ऐसी वैरायटी डाली है जो लंबे समय तक फार्मर्स को फ़ायदा दे सके। 2018-19 में हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने वायरस रेजिस्टेंट्स के ऊपर बहुत काम किया। जब हमने देखा कि मध्य प्रदेश में पूरा क्रॉप ख़त्म हो रही है वायरस की वजह से, जिसको हम लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, उसकी वजह से क्रॉप ग्रो ही नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों ने शायद 2011 या 12 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि हम वायरस रेजिस्टेंट हाइब्रिड डालेंगे और 2017-18 में हमने 2 वैरायटी की टेस्टिंग की थी। उस समय मैं सेल्स में ही था मध्य प्रदेश में, तो वो सारे ट्रायल्स मेरी लीडरशिप में हुए थे। तो जब हमने ये 2019 में 18-19 में इस वैरायटी को लॉन्च किया था और आज ये एक लीडिंग हाइब्रिड है और इंडस्ट्री का हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द पहला वायरस रेजिस्टेंट हाइब्रिड है। अब सेगमेंट के पूरे अगर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो हमारे पास हर सेगमेंट की वैरायटीज़ हैं।
अगर हम साइंटिफिकली इनको डिवाइड करें तो छोटे सेगमेंट में आर्मर वैरायटी है। इसके अलावा हम इस साल 2 वैरायटी और लॉन्च कर रहे हैं। एटॉमिक्स जो हाईली रेजिस्टेंट है आज की डेट में वायरस के प्रति। मैं आपका अपकमिंग वैरायटीज़ के बारे में आऊँगा सर। Okay. एग्जिस्टिंग का पूरा आप थोड़ा स्टेट वाइज बता सकते हैं क्या सर? बिल्कुल। अगर हम अलग अलग स्टेट में देखें सो मध्य प्रदेश और गुजरात में जहाँ लंबी मिर्ची पसंद करते हैं वहाँ पर हमारे पास 2 वैरायटी बहुत अच्छी हैं। एक 702 और दूसरी ओजस करके एक वैरायटी है। ये ख़ास तौर पर लो पंजेंट और हाई कलर वैल्यू के साथ दोनों वैरायटीज़ हैं। और सर और ये 702 को 720 भी बोलते हैं ना सर एमपी में? एमपी में वो 720 के नाम से पॉपुलर थी, पर किसी कारण से गुजरात में उसको 702 के नाम से पॉपुलर हुआ। लेकिन अभी हम 702 के नाम से ही सब जगह बेचते हैं। और अगर हम दूसरी वैरायटीज़ की बात करें आर्मर की, तो जितना भी आपका गुंटूर और गुंटूर के आसपास का एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटीज़ में से एक है, क्योंकि वायरस के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशील है और हाईएस्ट प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है ये। अगर आप खम्मम और वारंगल की तरफ आते हैं तो हमारा US 341 करके वैरायटी है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है। और ये वैरायटी में कलर वैल्यू मतलब आस्था और SHU का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है कि अभी तक इस वैरायटी का कोई भी रिप्लेसमेंट मार्केट में नहीं आ पाया है। और अगर हम थोड़ा सा बैडगी मार्केट की तरफ यानी कि बेल्लारी की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ पर हमारा एक रैली रेड करके एक वैरायटी है जो पॉपुलर हो रही है। तो इस तरह से एरिया स्पेसिफिक हमारी कई वैरायटीज़ पॉपुलर हैं मार्केट में। डीडी कौन सा एरिया है सर? डीडी के लिए खास तौर पर आपका जो बैडगी वाला मार्केट है, इस मार्केट में अभी भी लोग बहुत पसंद कर्नूल और भद्राचलम, कर्नूल, भद्राचलम, इवन रायचूर एरिया में भी, और सब जगह थोड़ा सब जगह लगाते हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट मार्केट में यही पूरा मार्केट है, रायचूर हो गया, कर्नूल हो गया। तो आपका जब पोर्टफोलियो देखते हैं ना सर, एमपी और गुजरात में 702 और ओजस, गुंटूर में आर्मर, खम्मम और वरंगल में 341, बल्लारी में रैली रेड, और हमारा डीडी है कर्नूल और भद्राचलम में। हाँ, ये डोमिनेंटली मतलब ये एरिया है। वैसे तो हर वैरायटी थोड़ी थोड़ी इधर उधर सब जगह ही जाती है। सर ये क्वेश्चन है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तरफ से ही, हर साल डीडी का एरिया कम होते जा रहा है, इस पे क्या कर रहे हैं सर आप लोग? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली ये एरिया कम होने के पीछे कारण है कि ये बहुत पुरानी वैरायटी है और क्लाइमेटिकली बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तब टेम्परेचर अलग था, आज टेम्परेचर अलग है। तब वायरस का प्रेशर कम होता था, अब वायरस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और किसान स्वाभाविक तौर पर वही वैरायटी पसंद करेगा जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉपर है। डीडी अभी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही प्रायोरिटी वाली वैरायटी है, यानी कि आज भी इंडस्ट्री डीडी को मानती है। लेकिन वायरस की वजह से फार्मर अल्टरनेट वैरायटीज़ की तरफ जाते हैं जो कि उनको एश्योरेंस देते हैं कि इतना प्रोडक्शन आ ही जाएगा। हालांकि हम लोग भी उस सेगमेंट में बहुत सारी वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं जो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पाएंगे। बढ़िया है सर, क्योंकि डीडी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारा इंडस्ट्री में। मेरे हिसाब से ऐसा है। आई थिंक हम लोग जब यूज़ कर रहे थे हमारे को भी मालूम नहीं था ये हाइब्रिड बोल के, हम लोग ये ओरिजिनल वैरायटी बैडगी जैसा ही समझ गए थे। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा था सर, कलर वैल्यू और ब्लेंडिंग के लिए बहुत बढ़िया था। बहुत शानदार वैरायटी है सर। अभी हम बात करेंगे आपका फ्यूचर वैरायटीज़ में। मेरे हिसाब से 3 वैरायटीज़ आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आप बता रहे थे, एटॉमिक्स और मेगावाट जो तेजा सेगमेंट में आता है, और तीसरा वैरायटी है न्यून 24113 जो बैडगी सेगमेंट में आ रहा है। इन तीनों के बारे में बात कर सकते हैं, और कोई और नया वैरायटी आप लूप में है तो ये बात कर सकते सर आप। बिल्कुल सही है। एक्चुअली एटॉमिक्स हम स्मॉल हॉट पेंडेंट सेगमेंट बोलते हैं। मतलब जिन मिर्ची की लंबाई 10 सेंटीमीटर से छोटी होती है उनको हम स्मॉल हॉट पेंडेंट कहते हैं। उस सेगमेंट में हम एटॉमिक्स को लॉन्च कर रहे हैं जो कि वायरस के प्रति अत्यधिक सहनशील वैरायटी है। और दूसरी वैरायटी है मेगावाट जिसको खास तौर पर हम मध्य प्रदेश के मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। और इस वैरायटी की खास है कि इसमें हीट वैल्यू बहुत शानदार है। लगभग हमारे जो टेस्टिंग में है 1,13,000 या उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा आया है। लेकिन हम अभी भी ये बोल के चलते हैं कि ठीक है, ये वैल्यू कहीं प्लस माइनस हो सकती है एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, लेकिन 1 लाख के ऊपर SHU वैल्यू वाली वैरायटी है।
और तीसरी वैरायटी जो नुन 24113 की आप बात कर रहे हैं, वो अभी कोड में है, उसका नाम हम लोगों ने नहीं दिया है। वो वैरायटी अभी ट्रायल 2 फेज में है, इस साल हम उसको फिर से ट्रायल कर रहे हैं। उस वैरायटी में एक बहुत शानदार कैरेक्टर हम लोगों ने ऐड किया है, वो है फाइटोप्थोरा रेजिस्टेंट। यानी कि वेल्लारी में ख़ास तौर पर एक बीमारी है जिसको उकटा कहते हैं हिंदी में, फाइटोप्थोरा बिल्ट है, जिसमें कहीं कहीं फार्मर अपना 80% तक क्रॉप लॉस कर देता है। तो हम लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया और हम पहला हाइब्रिड डाल रहे हैं जो आज की डेट में जितने भी इंडस्ट्री के मानक हैं उन सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो फाइटोप्थोरा रेजिस्टेंट हाइब्रिड है, इस साल और ट्रायल करेंगे, मे बी 2027 में उसको लॉन्च करेंगे। एक वैरायटी हम और इस साल लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है कुमकुम। कुमकुम एक मीडियम सेगमेंट की वैरायटी है। इसका कलर वैल्यू बहुत शानदार है, लगभग 100 से 120 के बीच में रहता है। हीट वैल्यू भी लगभग 45,000 के आसपास है। और सबसे अच्छी बात है इसमें कलर रिटेंशन बहुत शानदार है। जैसे 341 को पूरी इंडस्ट्री वाले लाइक करते हैं क्योंकि इस वैरायटी का कलर रिटेंशन बहुत शानदार है। 1 साल 1.5 साल रखने के बाद भी कलर फेड नहीं होता है। हमने वो सारे टेस्ट किए हैं और हमने पाया है कि इस वैरायटी में भी, कुमकुम में भी, कलर रिटेंशन बहुत शानदार है। सो हम इस वैरायटी को एक अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि ये एक बड़ा मार्केट कैप्चर करेगी। सो मीडियम सेगमेंट की, मीडियम कलर वैल्यू के साथ, मीडियम हीट के साथ, बहुत अच्छे कलर रिटेंशन कैपेसिटी के साथ इस वैरायटी को हम लॉन्च कर रहे हैं। बढ़िया है सर। ऑटोमिक्स, मेगावाट, न्यून 24113, कुमकुम और थोड़े वैराइटीज़। ऑटोमिक्स और मेगावाट मेरे हिसाब से हाई पंजेंट तेजा सेगमेंट में आते हैं। ऑटोमिक्स में मेरे हिसाब से 70,000 SHU समथिंग लाइक दैट। मेगावाट 1 लाख से ऊपर का है। ओके, बढ़िया है सर। सर और एक आई थिंक मे बी इस साल आपका क्रॉप शो में आया था सर। आई थिंक इट वाज अ वेल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज शो था सर। तो ये क्या आप हर साल करना चाहते हैं क्रॉप शो, और इसका इंटेंशन क्या था सर क्रॉप शो का? देखिए, उद्देश्य तो सीधा था कि हम एक ही प्लेटफार्म पर इस पूरे वेजिटेबल वैल्यू चेन के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। हमने इसमें क्रॉप शो में हमारे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो बीज बेचने के लिए जाने जाते हैं, नर्सरी ग्रोअर्स मतलब जो सीडलिंग्स ग्रो करते हैं, कुछ टॉप के KOLs और वैल्यू चेन कस्टमर्स, सुपरमार्केट टीम, ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, उन सबको इनवाइट किया था ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को उनको शोकेस कर सकें। दूसरा, उनके फीडबैक को ले सकें कि उनको किस तरह के प्रोडक्ट की आवश्यकता है ताकि हम अपने R&D में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को एडजस्ट करना पड़े तो कर सकते हैं। और तीसरा ये था कि एक प्लेटफॉर्म पर सारे लोग इकट्ठे होकर के डिस्कशन कर सकें कि किसान डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके वैल्यू चेन कस्टमर्स के साथ, या वैल्यू चेन कस्टमर्स डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके नर्सरी ग्रोअर्स के साथ, नर्सरी ग्रोअर्स इंटरेक्ट कर सके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। सो इस तरह का एक तरह से संगम क्रिएट करने की हमने कोशिश की कि सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह इकट्ठे हों, वो पूरा पोर्टफोलियो देखें और उस पर वो डिस्कशन करें और अपना फीडबैक दे सकें। दूसरा, जहाँ तक की बात है फ्रीक्वेंसी की, हमने पिछले साल भी इस तरह का एक क्रॉप शो ऑर्गेनाइज़ किया था गुंटूर में, जहाँ हमारे दूसरे R&D फार्म पर हमने बहुत सारे वैल्यू चेन कस्टमर्स को, फार्मर्स को और ट्रेडर्स, हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनको इन्वाइट किया था और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था। तो फिर कंपनी ने इस बार उसको बड़े स्तर पे किया और बैंगलोर के हमारा जो मैन R&D सेंटर है उस पर ऑर्गेनाइज़ किया था। आगे हमारी कोशिश होगी कि इस तरह के फंक्शन हम और ऑर्गेनाइज़ कर सकें। नहीं सर, हम लोग वही रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि इस साल में मैं मिस ही कर रहा था। कुछ काम था उस दिन, मैं आने का बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर भी मैं आया। मुझे बहुत खुशी हुआ सर, क्योंकि नया नया वैरायटीज़ को हाथ में देखने का एक बहुत दिमाग और चलता है सर हमारे। तो फ्यूचर में कैसा आता है बोल के, आई थिंक मैं येलो चिल्ली कभी नहीं देखा था, तो आपका जो सोना वैरायटी है तो बहुत अच्छा लगा था सर। तो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू दिस थिंग सर, और इंडस्ट्री को और इन्वॉल्व करेंगे तो ये सबके लिए अच्छा हो जाएगा सर। उस क्रॉप शो में सुपरमार्केट टीम से रिलायंस फ्रेश की टीम थी, स्टार बाज़ार से थे, KPN फार्म फ्रेश से थे, बहुत सारे लोग सुपरमार्केट टीम से आए थे जिन्होंने पूरे पोर्टफोलियो को देखा और बहुत सारे प्रोडक्ट वो सिलेक्ट किए और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हम आगे से कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं कि हमारे सुपरमार्केट में आपकी ये वैरायटीज़ को हम डिस्प्ले करें और ताकि कंज्यूमर को नए नए एक्सपीरियंस दें। तो आगे चल के ऐसे ज़रूर करेंगे। नहीं, और इस साल और भी खुशी हुआ, मैं थोड़ा स्पाइस कंपनीज़ को भी देखा है सर,
तो अच्छा है सर, अगले साल भी ये बेंगलुरु में कीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। स्पाइस कंपनी से सारी लीडिंग कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट की थी बढ़िया और है सर। उनका बड़ा अच्छा फीडबैक रहा उसको लेकर के। बढ़िया है सर। तो हम लोग रिटर्न आते हैं आपका नया सीड वैरायटीज़ जो एटॉमिक्स, मेगावाट और ये अन्य है। तो आप जब आप नया वैरायटीज़ आप प्लान कर रहे हैं तो आप क्या पंजेंसी पे देख रहे हैं या फिर कलर पे देख रहे हैं या फिर क्लाइमेट रेजिस्टेंस पे देख रहे हैं? क्या आपका प्रायोरिटी है अभी के, कलर है या फिर तीखापन या फिर क्लाइमेट रेजिस्टेंस फार्मर के लिए? एक्चुअली हम सारे सेगमेंट में काम करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी R&D टीम है जहाँ पर हमारे एक सीनियर ब्रीडर होते हैं और उनके नीचे कई जूनियर ब्रीडर्स काम करते हैं। तो हर जूनियर ब्रीडर एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम करते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं। सो हम हाई SHU वैल्यू पर भी काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे साथ खास तौर पर विजिट करते हैं, स्पाइस कंपनीज से मिलते हैं, एक्सपोर्टर से मिल रहे हैं। सो वो कंज्यूमर एंड से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझ के और अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स को एडजस्ट करते हैं। सो हम हाई कलर वैल्यू पर भी काम कर रहे हैं, हाई SHU वैल्यू पर भी काम कर रहे हैं और इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक की बात है डिजीज, हाई ईल्ड और वाइडर अडोप्टिबिलिटी, जैसे आपने कहा कि अलग अलग क्लाइमेटिक में कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करते हैं, सो ये कॉमन है क्योंकि हम ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स को कई भागों में बांटते हैं। कुछ तो बेसिक कैरेक्टर होते हैं जो होना ही होना चाहिए, बाकी के फिर स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको फोकस करते हैं। सर अभी जब आगे आप नया वैरायटीज़ जब प्लान कर रहे हैं, क्या सेगमेंट के हिसाब से करेंगे? जैसा ओलोरेसिन इंडस्ट्री को ये चाहिए, मसाला इंडस्ट्री को ये चाहिए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ये चाहिए, उस हिसाब से सेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ है क्या सर इंडस्ट्री? बिल्कुल बिल्कुल, हमने उस पर बहुत पहले से काम कर रखा है और आज के डेट में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आना चालू हो गए हैं। सो ऑयल रेजिन इंडस्ट्री का सीधा है कि या तो उनको हाई हीट वाली वैरायटी चाहिए और या फिर उनको हाई कलर वाली वैरायटी चाहिए, ताकि उनके जो ऑयल रेजिन की यील्ड है वो प्रॉपर मिल सके। मसाला कंपनी को मीडियम सेगमेंट की वैरायटी चाहिए, कलर भी उनको मीडियम चाहिए 100 से 120 तक, और उनको हीट वैल्यू भी लगभग 40 से 45 हज़ार SHU में काम हो जाता है। ठीक है, उनके कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनमें हाई कलर चाहिए या और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन मेजोरिटी में यही होता है। सो हम ऑयल रेजिन इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके भी ब्रीडिंग कर रहे हैं, मसाला कंपनी को भी ध्यान में रख करके कर रहे हैं। इवन होल फ्रूट्स का भी बड़ा मार्केट है इंडिया में, सभी जगह है। आप देखें तो हर मार्केट, हर स्टेट में वो मार्केट है, उनको भी ध्यान में रख करके, क्योंकि तीनों की प्रायोरिटी अलग अलग है। ऑयल रेजिन इंडस्ट्री को हर चीज़ एक्सट्रीम चाहिए, स्पाइस इंडस्ट्री को मीडियम चाहिए, और जो होल फ्रूट बिकता है उसमें अपीयरेंस चाहिए। आपका फ्रूट देखने में सुंदर दिखना चाहिए, तभी वो अट्रैक्ट होकर के उसको परचेज करेंगे। सो तीनों इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके तीनों तरीके के हाइब्रिड डेवलप कर रहे हैं। सर अभी फार्मर की तरफ से बात करते हैं सर, क्या चीज़ फार्मर को मोटिवेट करता है एक नया हाइब्रिड की तरफ मोड़ने के लिए, वो उसे यूज़ करने के लिए? जैसे मैंने बताया कि फार्मर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उस जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ROI जिसको हम बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दो ही तरीके से हो सकता है, या तो उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाए और प्राइस अच्छा मिल जाए। तो हम ऐसी वैरायटी फार्मर सेलेक्ट करता है जो कम खर्चे में, कम रिस्क में ज़्यादा पैदावार दे, प्लस जो प्रोडक्शन आ रहा है उसको ज़्यादा पैसा मिले, यानी कि ट्रेडर्स उसको ज़्यादा अच्छे रेट में परचेज करें। जैसे हम 341 या आर्मर की बात करें, आर्मर इस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटीज़ में से एक है। सो कई फार्मर से जब मैं मिलता हूँ तो वो यही कहते हैं कि सर प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में दो चीज़ें हैं। पहला, प्रोडक्शन ज़्यादा है जो आपकी वैरायटी देती है, दूसरा कम खर्चे में, कम रिस्क में हो। सो वो दूसरी भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है। सो फार्मर यही तीन चीज़ें देखता है कि उसको ज़्यादा पैदावार हो, कम रिस्क हो, कम खर्चे में वैरायटी हो, और जो भी उसका प्रोडक्शन आए वो अच्छे रेट से मार्केट में बिक जाए। ओके, तो फार्मर दो चीज़ देखता है सर, एक तो अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए, कम खर्चा होना चाहिए, बढ़िया, क्योंकि प्राइजेस तो उसके हाथ में वो है ही मार्केट नहीं, डिसाइड करता है। हाँ सर, और ये टिपिकली आपका R&D लैब से लेके एक फार्मर लेवल पे, एक सब्सटेंशियल स्केल पे जाने के लिए कितना साल लगता है, एक R&D से लेके फार्मर के खेत पे जाने तक? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एक्चुअली ये सबको जानना भी चाहिए कि सीड इंडस्ट्री में R&D में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि नुनहेम्स
अपने टोटल टर्नओवर का लगभग 20% R&D में निवेश करती है, तभी हम इतने अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में दे पाते हैं। सामान्य तौर पर हमारा ऐसा मानना है कि 7 से 10 साल लग जाते हैं अगर कोई एक नए कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके वो वैरायटी को डिलीवर करने में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हमने अनियन में मतलब प्याज के लिए काम जो किया था स्टार्ट शायद 2011 या 12 में शुरू किया था, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं याद आ रही पर लगभग इसी से। और हमारा पहला प्रोडक्ट जो निकला था वो 2022 या 23 में आया। 10 साल लगे। जैसे मैंने आर्मर के लिए बात किया कि हमने जब डिसाइड किया कि वायरस रेजिस्टेंट हाइब्रिड लाना है तो 2011 या 12 में हमने प्लान किया और 2018 या 19 में जाकर के हमने उसको डिलीवर किया। तो आप समझ सकते हैं कि 7 से 10 साल कम से कम लग जाते हैं। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको क्या लेके आना है, फिर आप उसके लिए ब्रीडिंग मटेरियल को सर्च करते हैं, फिर क्रॉसेस तैयार करते हैं, फिर ट्रायलिंग करते हैं, उसके बाद कहीं जाके प्रोडक्ट आता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि नया डीडी वैरायटी चाहिए तो 7 से 10 साल फ्रॉम R&D टू बिगनिंग टू फर्स्ट हाइब्रिड आने में लगता है। लेकिन चूंकि हम इस सेगमेंट में पहले से काम कर रहे हैं, सो जैसे 24113 है, हालांकि ये एग्जैक्ट डीडी टाइप का नहीं है, ये एक अलग सेगमेंट है जिसमें कलर हम लगभग 140-150 तक दे रहे हैं। तीखापन भी 35 से 40 हज़ार के बीच में है। बहुत शानदार वैरायटी है और फाइटोथोरा रेजिस्टेंट है। सो ज़्यादा पैदावार भी देगा, कम रिस्क भी होगा और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट वो भी पूरी करेगी। तो इस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ अभी लाइंड अप हैं। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी और अच्छी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। शानदार सर, क्योंकि ये जब मैं भी पहली बार जब सुना था इतना टाइम लेता है बोले तो बहुत बड़ा साइकिल है सर। बहुत बड़ा। आई थिंक 7 years इज़ अ वेरी वेरी बिग साइकिल सर। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मतलब हाइब्रिड तैयार होने के बाद भी मार्केट में आने में 4 साल लगते हैं। मैं BASF रनहेम्स की तरफ से बता रहा हूं आपको कि हम वैरायटी बनने के बाद पहली 4 जनरेशन यानी कि 4 साल कह सकते हैं, 4 जनरेशन तक टेस्टिंग करते हैं। पहला स्क्रीनिंग 1 जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ब्रीडर हैं, अपने लेवल पर टेस्ट करते हैं वो वैरायटी ठीक है कि नहीं, वो सिलेक्शन करते हैं। फिर वो वैरायटी स्क्रीनिंग 2 में जाती है। स्क्रीनिंग 2 का मतलब है कि थोड़ा प्लांट पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ लोकेशन बढ़ जाएंगी, लेकिन R&D डिपार्टमेंट ही उसको कंडक्ट करती है। तीसरी स्टेज आती है, यहाँ से नया डिपार्टमेंट जुड़ जाता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसके 52 लोकेशंस हैं इंडिया में हमारे PD डिपार्टमेंट की। वो वैरायटी फिर उनके हाथ में जाती है और वो इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि ये वैरायटी मार्केट में उपलब्ध वैरायटीज़ की तुलना में बेहतर परफॉर्म कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, अलग अलग पैरामीटर्स पर। और टेक्निकली क्वालिफाइड टीम है, ट्रायल स्पेशलिस्ट हम जिनको बोलते हैं, वो पूरे एक एक चीज़ का डाटा लेते हैं और फिर वो नेक्स्ट लेवल पर वैरायटी को रिकमेंड करते हैं। अगर वो उनके हिसाब से सही हुई तो फिर आता है ट्रायल 2 जो हमारी सेल्स टीम कंडक्ट करती है और फार्मर फील्ड पे करती है। और उस समय प्लांट पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है, हो सकता है आधा एकड़ से 1 एकड़ तक हम ट्रायल करते हैं और नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं। अगर प्लॉट्स की संख्या देखें तो हो सकता है कि 100, 150, 200 तक भी प्लॉट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये 4 साल तो टेस्टिंग में लग जाते हैं। बढ़िया सर, बढ़िया। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सर। R&D से लेके हमारे को एज अ एंड बायर को अगर हमारे को एक वैरायटी चाहिए बोले तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग साइकिल सर। कई बार तो ऐसा होता है कि 10 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वैरायटी हाथ नहीं आती। लेकिन ये सतत प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है। हमारे साइंटिस्ट दिन और रात लग करके इसको काम करते हैं और इसीलिए हम इतने अच्छे तरीके से किसानों की सेवा कर पा रहे हैं। और एज अ कंपनी आप 20% का आपका प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट R&D पे ही रहता है। R&D पे रहता है। बढ़िया है सर, बढ़िया। मतलब जितनी टीम हमारी आज की डेट में शायद सेल्स में होगी उससे बड़ी टीम हमारी R&D में होती है। बहुत ही खुशी है सर ये सुनने में, क्योंकि R&D और होना चाहिए। क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से मेरा पिताजी अभी 55 ईयर्स होंगे सर ये ड्राई चिली इकोसिस्टम में। जब उनका जर्नी था तो इंडिया एक ही प्रोड्यूसिंग नेशन था, बाकी सब नेग्लिजिबल थे। अभी इंडिया उतना इनोवेशन नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से बाकी देश भी अभी बहुत अच्छा प्रोडक्शन बन रहे। तो ये अभी हमारा नीड ऑफ आवर इनोवेशन है सर। बहुत अच्छा लगा आप इतना पार्ट ऑफ दी आप R&D पे इन्वेस्ट करते बोल के। अभी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो समझना हम चाहेंगे कि डेटा का क्या रोल है सीड इंडस्ट्री में,
क्योंकि अभी ट्रेडिंग में या फिर परचेज में हमारा क्या रहता है सर, मेरे हिसाब से 6 महीना बिफोर हैंड हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ता है वैसा कुछ। मगर आपका मेरे हिसाब से प्रोडक्शन और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और फार्मर का स्ट्रैटेजी के लिए 1-2 साल पहले ही प्लानिंग करके रखना पड़ता है। तो आप पहले अभी कैसा प्रोसेस कर रहे हैं सर, एग्जिस्टिंग क्या प्रोसेस है? नहीं, आपका ये प्रश्न वाकई मतलब बहुत महत्वपूर्ण है देखा जाए, क्योंकि भारत में अभी भी रियल टाइम डाटा नहीं है, खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए आप देखते होंगे कि वेजिटेबल में खास तौर पर किसी भी क्रॉप में ले लें, मैं हॉट पेपर पे भी आऊँगा, लेकिन किसी भी क्रॉप में ले लें कि कभी तो वो वैरायटी 50 रुपए किलो में भी नहीं मिलती है। मतलब कोई क्रॉप, टमाटर को ले लो, टमाटर 100 रुपए किलो भी चला जाता है और कभी कभी सड़क पर फेंकना पड़ता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का प्रॉपर डाटा नहीं होना, ये एक बड़ी है। सेम हमारे सीड इंडस्ट्री के लिए भी चैलेंज होता है, क्योंकि अगर एकरेजेस बढ़ रहे हैं तो सीड की डिमांड बढ़ रही है, सीड की डिमांड बढ़ रही है तो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और प्रोडक्शन सीड का आप एक साल में नहीं कर पाते। आपको पहले पेरेंट मटेरियल का प्रोडक्शन लेना होता है, पेरेंट मटेरियल के प्रोडक्शन पे आप हाइब्रिड का प्रोडक्शन लेते हैं, हाइब्रिड प्रोडक्शन लेने के बाद आप टेस्टिंग करते हैं, डॉर्मेंसी नहीं है, कोई फिजिकल प्योरिटी इम्प्योरिटी तो नहीं है, जेनेटिकली इम्प्योरिटी तो नहीं है, तो बहुत सारे क्वालिटी का पैरामीटर्स आप चेक करते हैं। उसके बाद आपका सीड पैक करने के लिए रेडी होता है, और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो स्वाभाविक है कि हर सीड कंपनी पहले से प्रोडक्शन प्लान करती है, उसी हिसाब से सब कुछ इन्वेस्टमेंट चालू कर दी, और पता चला कि किसी वजह से अगर मार्केट डाउन हो गया तो वो सीड आपका रुक जाता है, आपका इतना इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। और आपको मालूम है कि सीड एक लिविंग आर्टिकल है, आप उसको एक सीमा से ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते। तो अगर वो मार्केट वापस नहीं आया तो फिर वो सीड आपको फेंकना ही पड़ेगा, और फेंकने की कॉस्ट मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां हैं वो तो ऐसे फेंक भी नहीं सकती, तो वो साइंटिफिकली तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, उसका भी खर्चा लगेगा। तो डाटा अगर प्रॉपर हो तो ये सब चीज़ें कम से कम हो सकती हैं। इवन इंडस्ट्री, मेरी इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं, इवन किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो किसान, अगर मैं मिर्च की बात करूं, लाल मिर्च की खास तौर पर, लगभग 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक 1 एकड़ में खर्च करता है। अगर उसको विजिबिलिटी रहे कि इतना प्राइस मिल सकता है तो फिर वो उसी हिसाब से अपने खर्चों को एडजस्ट कर सकता है, सब कुछ एडजस्ट कर सकता है। लेकिन उसे भी नहीं पता होता कि कितना इन्वेंट्री मार्केट में अवेलेबल है, कितना एकरेजेस इस साल लग रहा है, अगले साल प्रोडक्शन कितना आ सकता है। तो वो क्या होता है कि जिस वैरायटी का जिस क्रॉप का रेट आज की डेट में अच्छा है उसी में चला जाता है, और उसमें जाने के बाद पता चलता है कि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा आ गया कि प्राइस आधे हो गए और उसको घाटा हो जाता है। तो सारे स्टेक होल्डर्स को लॉस होता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी ये डाटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही वैरायटी वो अगर 9,000 या 10,000 में खरीद रहे हैं, 2 महीने बाद पता चलता है कि 20,000 में खरीदनी पड़ रही। अब वो अपने प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट का प्राइस है इस हद तक एडजस्ट करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए डाटा बहुत ज़रूरी है, और इसमें हम जैसी कंपनियों ने तो कुछ स्टार्ट किया। जैसे मैं वैल्यू चेन का काम देखता हूँ, तो मैं मार्केट पे पूरी निगाह रखता हूँ, एकरेजेस पे निगाह रखता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में भी मैं थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखता हूँ कि क्या प्राइजेस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम एक मॉड्यूल डेवलप किए हैं इंटरनली, जिसके बेसिस पे हम ये निर्णय निकालते हैं कि भाई आगे कितने % बढ़ेगा या घटेगा, और उसके बेसिस पे हम अपनी फोरकास्टिंग को एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसमें और काम करने की ज़रूरत है। बढ़िया है सर। मैंने ये सवाल क्यों पूछा बोले तो मैंने स्पाइस एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से 8 साल पहले स्टार्ट किया था सर। जब हमने स्टार्ट किया था हम अपने लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग हाउस है सर, तो हमारे को और अच्छा डिसीजन होना चाहिए बोल के। क्योंकि मेरा पिताजी को इसलिए रिस्पेक्ट मिलता था इंडस्ट्री में, क्योंकि उनका इंसाइट्स बहुत अच्छा था। तो हम लोग हमारा ट्रेडिंग बिजनेस के लिए अच्छा होना चाहिए बोल के खुद के लिए स्टार्ट किया था। बाद में हमने देखा ये मेनली ये स्पाइस कंपनीज को भी बहुत यूज़फुल होगा बोल के, तो हम लोग उनके लिए वो सोल्यूशन बिल्ड करने लगे। बाद में हमारे को मालूम पड़ा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट तो सीड इंडस्ट्री को है, क्योंकि हम लोग एज अ बायर 6 महीने या 3 महीने पहले मालूम पड़ गया तो अच्छा है, आपको 1 साल पहले ही मालूम पड़ना पड़ता है। आई थिंक क्योंकि प्रोडक्शन का है और प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए इंडस्ट्री को होता है बोल के, तो हम लोग वही उसके वजह से हम लोगों ने एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हुकुम बोल के स्टार्ट किया है सर। तो उससे एक डेटा मॉडल्स करते करते एक प्रेडिक्शन मॉडल आ रहा है
मेरे हिसाब से इंडस्ट्री को और थोड़ा डेटा के तरफ जाना चाहिए, मगर आप जैसे बोले ना वही इशू है। आई थिंक जब हम लोग डेटा में स्टार्ट किया था काम, उतना रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी नहीं था, मालूम नहीं क्यों क्या इशू था बोल के सर, मगर इंडस्ट्री तो उस तरफ जाना ही उस चाहिए। डायरेक्शन में काम तो शुरू हुआ है, लेकिन मैं आपको उसके लिए इंडस्ट्री की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि स्पाइस एक्स्ट्रा ने डेफिनेटली, बल्कि आपसे मिलने के बाद हमारा और फोकस इस तरफ बढ़ा डाटा को लेकर के। लेकिन आप अच्छा डाटा प्रोवाइड कराते हैं और मैं आपके जो भी लेख आते हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ, पढ़ता हूँ, और मेरे रेफरेंसेस में भी रहता है कि भाई ये डाटा मैं भी लिया हूँ तो कहाँ से लिया हूँ, तो वो स्पाइस एक्स्ट्रा रहता है और मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके इस काम को। ये नहीं सर, हम लोग जब स्टार्ट किया था अपने लिए किया था, अभी एक बहुत क्रेडिबल सोर्स भी बन गया है। आई थिंक बहुत लोग इसका डेटा यूज़ करके थ्रू स्पाइस एक्स्ट्रा बोल के बोल रहे हैं। और मैं अभी हम लोग डेटा को भी हम लोग क्यों बोल रहे थे, सीड इंडस्ट्री हमारा बेस फाउंडेशन सर, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि आगे इतना डिमांड आ रहा है कि नहीं। इससे क्या होगा, आप सीड प्रोडक्शन उस हिसाब से कर सकते हैं और हमारा फार्मर को मिल सकता है। अगर आपको ये बेस डेटा नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे अभी सीड कंपनीज़ को एज अ कंसल्टिंग बेसिस पे भी हम लोग डेटा सप्लाई कर रहे हैं। मगर ये हमारे को बहुत बुरा लग रहा है सर कि डेटा अभी भी बहुत लाइव पे अवेलेबल नहीं है। देखना है सर आगे, मगर पिछले 2 साल में मुझे ये बहुत खुशी है कि डेटा पे इतना ध्यान तो दे रहे लोग। एग्जैक्टली उस दिशा में काम चालू हुआ। तो पहले तो उतना डेटा बोले तो उतना कोई ध्यान नहीं देता था सर। अच्छा है सर। और इस साल हम लोग भी ग्लोबल स्पाइस समिट जयपुर में मिले थे, तो मेरे सबसे पहले बार होगा फर्स्ट डे ऑफ द इवेंट सिर्फ डेटा के बारे में बात किया। नहीं, बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये डेटा ट्रांसपेरेंसी हुआ तो अच्छा है सर, क्योंकि आप सही एग्जांपल दिया, टोमेटो का ही एक बार 200 रुपये होता है, दूसरे बार 2 रुपये भी होता है, तो ये वेस्टेज से किसी को फ़ायदा नहीं है सर। देखिए, एटलीस्ट जो एरर है, हम इसको एरर कहते हैं, कि इस एरर को कम किया जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि किसान के लेवल पर खेती में भी बहुत खर्चा होता है। अभी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, सीड का खर्चा, सब मिला करके देखें तो एक फिक्स खर्चा हो गया उनका। अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी तो उनका इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकल पाता, तो इसलिए डाटा पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन BASF नॉनेम्स पूरी जिम्मेवारी के साथ बहुत सारा इंटरनल असेसमेंट करते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर से मिलते हैं, और उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ये क्रॉप में ये आगे सीजन में ये हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम अपना इंटरनल भी एडजस्ट करते हैं, और एक्सटर्नल हम अपने कस्टमर्स को भी सलाह देते हैं, कि फार्मर्स को भी, कि भाई अगर आप इस क्रॉप में जाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि आपको बेहतर प्राइस मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि BASF नॉनेम्स केवल बीज नहीं बेचते, सेल तो हम ये मानते हैं कि हमारा बाकी की एक्टिविटीज़ का बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर हमारा और किसानों के बीच का जो ट्रस्ट है इतना हद मजबूत हो जाता है कि किसान हमारी कही हुई हर बात पे विश्वास करता है, तो फिर बीज तो अपने आप ही खरीदता वो। तो उसे बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो मुझे अभी भी कॉल करते हैं, सर बताइए कि इस साल कौन सी क्रॉप लगाई जाए, कौन सी क्रॉप का आपके हिसाब से अच्छा प्राइस मिल सकता है। बहुत सारे फार्मर अभी MP से, गुजरात से मुझे अभी भी कॉल करते रहते हैं। तो ये ट्रस्ट बनाने में बहुत साल लगते हैं, और हमारी कंपनी का मतलब रिलेशन में भी सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा फोकस है कि हम किसानों के साथ, अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, नर्सरी ग्रोअर्स के साथ, वैल्यू चेन कस्टमर्स के साथ इतना क्लोज रिलेशन बनाएं कि उन्हें लगे कि ठीक है, बीज बेचना अलग काम है, लेकिन हम किस तरह से इंडस्ट्री को सर्व कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मैं 1-2 सिनेरियो दूंगा सर, डेटा का क्यों रिक्वायरमेंट है बोल के। बिफोर 23-24 ईयर सर, कर्नाटक का नॉर्मल हाईएस्ट एरिया था 3.3 लाख एकर्स कुछ रहेगा सर। 3.5 से तो कभी नहीं ऊपर नहीं गया है सर। मगर 23-24 में एक ही बार वो प्राइस राइज की वजह से 5.2 लाख एकर्स हो गया सर। करेक्ट। तो अगर इसे मिटिगेट करते तो फार्मर को भी अच्छा होता था और इंडस्ट्री को भी अच्छा होता था। उसका इफेक्ट आज तक देख रहे हैं सर। करेक्ट। तो उसके वजह से पिछले साल का प्राइसेस डाउन हुआ था, इसके वजह से इस साल का एरिया कम हुआ था जो अभी क्लोज हुआ है। तो अभी एक साइकिल पे भी है, क्योंकि अभी देखो सर, कर्नाटक में 3 बड़े एरियाज है सोइंग के लिए। एक तो हुबली, बल्लारी और रायचूर। हुबली सोइंग होता है अर्ली जून पे, बल्लारी होता है अगस्त में, और रायचूर होता है उसके 1 महीने के बाद। तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी फार्मर तक रहता तो
थोड़ा तो एरिया कम होता तो मेरे हिसाब से 4.5 लाख तक भी होता तो फार्मर को भी अच्छा होता था और इंडस्ट्री भी बहुत स्टेबिलिटी होता था। करेक्ट करेक्ट। और उसी हिसाब से मेरे हिसाब से 2021-22 में आई थिंक हम तो हुबली एरिया में मैं हर संडे क्रॉप्स फील्ड पे विजिट करता हूँ सर। नॉर्मली सुबह 6 बजे निकलता हूँ। उस साल इतना बेहतरीन क्रॉप था सर हम लोग पागल हो गए थे। मैं अपना पिताजी को दिखाया, हमारे पिताजी बोल रहे हैं कि आप बल्लारी से भी अच्छा क्वालिटी अच्छा यील्डिंग आएगा इस साल हुबली में बोल के। मगर क्या हो गया सिर्फ एक 15 दिन में सर जो ब्लैक टिप्स का इफेक्ट हो गया ना, जो फार्मर 10 क्विंटल एक्सपेक्ट कर रहा था एकड़ पे, 10 किलो भी अच्छा क्वालिटी नहीं आया। तो अगर ये डेटा ट्रांसपेरेंसी अगले फार्मर को, अगर हमारा आंध्रा फार्मर या किसी और को मालूम रहता तो अगर वो उस वक्त सोइंग का अभी भी उसके पास स्लॉट रहता तो उसको एक अच्छा मिलता था। और इंडस्ट्री को उस साल मिर्ची का बहुत इशू हो गया, मिला ही नहीं। तो कुछ डेटा ड्रिवन का ट्रांसपेरेंसी मिला ना, तो ये हमारा फार्मर लोगों को भी अच्छा होगा सर। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, बल्कि इस इंडस्ट्री के हर स्टेक होल्डर के लिए सही है सर, ज़रूरी है। बढ़िया है सर। अभी हम बात करेंगे ग्लोबल स्पाइस समिट के बारे में। ग्लोबल स्पाइस समिट एक कॉन्फ्रेंस था जो इस साल जयपुर में हुआ और ऑनेस्टली ये एक रेयर प्लेटफॉर्म लगा जहां पूरा स्पाइस इकोसिस्टम एक साथ आया शेयर करने, सीखने और रिफ्लेक्ट करने के लिए। वैल्यू चेन में हर स्टेक होल्डर ने अपनी बात ओपनली रखी, जैसे मशीनरी एंड प्रोसेसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, सीड कंपनीज, मार्केट एंड कमोडिटी इनसाइट प्रोवाइडर्स, स्पाइसेस कंपनीज, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। कॉन्फ्रेंस के 2 दिन इनोवेशन का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गए थे, जहां की डिस्कशन हुआ जेनजी के वजह से चेंजिंग कंज्यूमशन पैटर्न्स, डिसीजन मेकिंग में डेटा का बदलता रोल, स्पाइस इकोसिस्टम में सस्टेनेबिलिटी के बारे में। हम ऐसे और फोकस्ड इकोसिस्टम ड्रिवन फोरम्स की ज़रूरत है जो फ्यूचर इनोवेशन को शेप कर सकते हैं। ये समिट एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है टूवर्ड्स बिल्डिंग स्पाइस इकोसिस्टम एज ए कम्युनिटी अलाइन विद द लार्जर विजन ऑफ ब्रांड इंडियन स्पाइसेस। Thanks to NNS team for putting together such a well curated summit। ये अगले साल दिल्ली में होने वाला है February 5th and 6th पे। अभी वापस चलते हैं अपनी डिस्कशन पर। हम लोग आखिर पे आ गए सर अभी एक क्विक 4 क्वेश्चन रैपिड फायर लेते हैं सर। ये रैपिड फायर रहेगा सर, तो जल्दी आंसर करना पड़ेगा। आज के टाइम पर आपको बेस्ट चिली रीजन कौन सा लगता है ग्रोइंग के लिए, ड्राई चिली के लिए? अभी तो एपी तेलंगाना इस समय। एक पर्टिकुलर एरिया सर? आप गुंटूर एरिया को कह सकते हो। गुंटूर एरिया, बढ़िया सर। एक बहुत अंडररेटेड वैरायटी जिसका अभी भी पोटेंशियल बहुत सारा है? एक रैली रेड हमारी वैरायटी है। ओके सर। उसको हम मानते हैं कि उसको इंडस्ट्री में और सम्मान मिलना चाहिए था। बढ़िया सर। फार्मर का सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है सर? कोई एक मिस्टेक जो मेरे हिसाब से अंधाधुंध पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मर अभी। इंडस्ट्री को क्या फिक्स करना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे? मैं सीड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो कॉपी सीड को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि इनोवेशन में बहुत पैसा लगता है, बहुत समय लगता है, और अगर जल्दी कॉपी सीड्स आ जाते हैं तो उससे जो साइंटिस्ट हैं, जो कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन उनका कम होता है। बढ़िया सर। विवेक जी, बहुत इंसाइटफुल रहा आपका डिस्कशन, आपके साथ डिस्कशन करने में। अगर मैं इसे समराइज़ करना चाहूँ एक लाइन पे, तो मेरे हिसाब से सीड डिसाइड्स यील्ड, यील्ड डिसाइड्स अराइवल्स, अराइवल डिसाइड्स प्राइजेस, और प्राइजेस डिसाइड करता है मार्केट। मगर इनका सबसे बेस है हमारा सीड इंडस्ट्री। तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुआ, तो आपसे बहुत नया सीखने को भी मिला, तो बहुत खुशी है सर आपको। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और इस तरह के मेरे हिसाब से इंटरेक्शन होते रहना चाहिए इंडस्ट्री के बीच में, ताकि अगर कुछ इससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, किसान को, ट्रेडर को, प्रोसेसर्स को, तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। बढ़िया है सर। हम लोग स्पाइस एक्स्ट्रा से यही करना चाहते हैं। हम लोग एक हमारा स्पाइस कम्युनिटी बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पे हमारा फार्मर्स, सीड कंपनीज, स्पाइस कंपनीज, फर्टिलाइज़र कंपनीज
गवर्नमेंट एजेंसीज़ और स्टार्टअप्स को मिला के ऐसा करना चाहते। तो अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था। एक तो ये चिल्ली पाउडर है, मेरा माताजी बनाते हैं, ये हमारा घर के लिए यूज़ होता है। और ये स्पेशल है क्योंकि ये आपका जो डीडी है मेरे हिसाब से द्यावनूर डिलेक्स बोलते हैं उसे, और वो हमारा द्यावनूर विलेज है कुनगोड़ में। ये उसी फार्मर का चिल्ली पाउडर है, तो ये आपको स्पेशल लगेगा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच। वैसे तो हम बहुत सालों से खोज रहे हैं कि डीडी ओरिजिनल मिला करें तो हम तो उसके लिए फ्रूट्स ला करके घर पे पिसा करके यूज़ करते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच इसके लिए। और हम लोग आपको एक बुक भी गिफ्ट कर रहे हैं सर। तो हम लोग बहुत बुक पढ़ने का शौकीन है, तो एक हमारा प्राइवेट लाइब्रेरी से ही है सर।